लेकिन वो पैर पड़ने लग गए वहाँ। ये क्या है? ये सिर्फ और हंस रहे हैं। मतलब हमारे बीच में इतने साथी शहीद हो गए तो उनको शर्म नहीं आती? अगर शायद इनके ऊपर बीतती तो नहीं शायद पता चलता। आज हमारे घर में सुबह को ये होश नहीं रहता है कि कल को चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा। हमारे बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए गए हैं, बच्चे घर पे बैठे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकते। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारा जो गोल्डन पीरियड टाइम था, जो 10 साल 12 साल जो सभी नौजवान लोग थे जो उस टाइम ये भर्ती हुए थे बस मार्शल में, उस टाइम इनकी उम्र 20 से 22 साल थी। जब उस टाइम लोग बस समय था कुछ तैयारी करने का, कुछ कोर्स करने का था या कुछ अपना हुनर हाथ में सीख लिया होता तो आज चीज़ काम आता। लेकिन हमने सोचा कि सरकार ने हमें रोज़गार दे दिया है, हमारा घर परिवार खुशी खुशी चल रहा था, हम इसकी जोड़ते नहीं, हम इस पर पूरा हमारा परिवार का पूरा खर्चा पालन पोषण सब कुछ इस नौकरी पे नहीं होता। कल हमारे साथी कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ मांगा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। हम बताते हैं कि हम बस मार्शल थे, तो कहते हैं हमारे यहाँ बस मार्शल कोई काम नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपकी नौकरी चली जाए और आपको कोई नौकरी ना मिल रही हो और सिर्फ आपको जहां भी जा रहे हो सिर्फ ये कहा जा रहा हो कि अगर हमारी सरकार आएगी या अगर हम आएंगे तो आपका ये काम करवा देंगे, कैसा लगेगा? ठीक आज से कुछ टाइम पहले से ही ऐसा लगातार जो डीटीसी के मार्शल्स हैं, जो हमेशा पहले भी भैया जी गजब की टीम के माध्यम से हम लोगों ने इनकी आवाज़ उठाई थी जब राजघाट पे इनका लगातार जो प्रोटेस्ट था वो चल रहा था। आज फिर हम लोग इनकी आवाज़ उठाने के लिए आज इनके बीच में मौजूद हैं कि किस तरह से 1 साल से लगातार ये लोग परेशान हैं, इनकी नौकरी इनके पास नहीं है। और अभी मैंने इनके घर की स्थिति भी देखी तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जब इंसान बेरोज़गार हो तो हो जाती है स्थिति घर की ऐसी। काफ़ी टाइम से ये लोग ऐसे ही हैं, लगातार इनको ये जो भी सरकार है वो इन लोगों को सिर्फ एक आश्वासन दे रही है कि हमारी सरकार आती है तो हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, पर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आम आदमी पार्टी और भाजपा की, इनके बीच ये जो मिडिल क्लास इंसान है ये लोग पिस रहे हैं, गरीब लोग हैं ये लोग पिस रहे हैं। आज इन लोगों के ही जुबानी जानेंगे कि इस 1 साल के बीच में इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। और एक जो बात है ये जो इनके बीच में ये भी रखी जा रही है कि इनमें से बहुत सारे मार्शल्स ऐसे भी हैं जो पहले घर से वर्दी में निकला करते थे डीटीसी मार्शल्स की, पर आज कोई जोमेटो के कपड़ों में निकल रहा है, कोई चाउमीन की रेडी लगा रहा है। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा मुकेश पाल सिंह नाम है। मुकेश जी, एक चीज़ बताइए कि 1 साल से आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, लगातार आप लोग ऐसे ही हैं और घूम रहे हैं, अभी तक प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, तो कुछ अभी तक कोई आश्वासन दिया गया है? सर हमें जो कल आश्वासन मिला है ये पहली बार आश्वासन मिला है कि हमें उपराज्यपाल महामहिम जी द्वारा जो है आश्वासन मिला है कि आपको रोज़गार की जो है सुनिश्चित 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा, हमें 1 हफ्ते का समय दो। ये 1 साल में पहला आश्वासन, पहली बार। तो सबसे बड़ी बात तो हम कहेंगे सर आपसे कि दोनों सरकारों ने इतनी गंदी राजनीति अपने अपने फ़ायदे के लिए, वोट बैंक का फ़ायदा है ना और कुछ नहीं है। हम लोगों का तो कोई गुनाह नहीं है, मतलब हमारा तो समाधान करो आप। विपक्ष का मतलब होता है कि जो जनता पीड़ित है उसकी आवाज़ को उठाना, जो सत्ता पक्ष है उससे काम करवाना। अब कल क्या हाई वोल्टेज ड्रामा चला है इनके बीच में। विधायक दल, बीजेपी के विधायक दल आए थे सभी मुख्यमंत्री जी से मिलने कि इनका काम करवाएं, हम नोटिंग बनवाएं। तो उन्हें पहले ही से ही ज्ञात हो गया आम आदमी पार्टी के मंत्री नेताओं को कि हाँ वो आ रहे हैं, वो भी सचिवालय में पहले से पहुंच गए। जबकि विधायक दल जो गए थे वो मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना काम करवाने गए थे कि आप ऐसा ऐसा काम कर दीजिए, बस मार्च लोगार हो जाएगा। लेकिन वो पैर पड़ने लग गए वहाँ। ये क्या है? ये सिर्फ और हंस रहे हैं। मतलब हमारे बीच में इतने साथी शहीद हो गए तो उनको शर्म नहीं आती? एलजी के यहाँ भी धरना दिया है कल शाम को, हमने देखा। उसमें आम आदमी पार्टी के कई नेतागण मंत्रीगण हंस हंस के बातें कर रहे हैं। मतलब इतनी गंभीर मुद्दे पे तुम हंस हंस के क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी राजनीति कब तक चलेगी? बीजेपी ने भी ध्यान नहीं दिया इसमें। हम दोनों पार्टियों को ये लास्ट हमारी लड़ाई है। अगर चुनौती के साथ कहते हैं दोनों पार्टियों को, अगर हमारा अब भी समाधान नहीं किया
तो ये दोनों विधानसभा का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे दोनों, क्योंकि ये 10,792 परिवार एक बड़ी पावर क्षमता रखते हैं जिसमें लाखों की संख्या हो सकती है। अभी जो इनकी कुल संख्या है वो है 10,792 की, जिनको इनकी नौकरी इन लोग की तरफ से ये उम्मीद थी, दिवाली के आसपास की ये बात थी कि जब आप लोग के अंदर ये उम्मीद थी कि आप लोग को सरकार के द्वारा बोनस दिया जाएगा, पर इनको बोनस में क्या मिलता है कि इनको निकाल दिया गया, ऐसा इनके पास एक लेटर आता है। जी सर, जिस समय हम दीपावली के मौके पे ये खुशी मना रहे थे हमारी, चलो कुछ प्रमोशन हो जाएगा, ये है वो है, केजरीवाल जी कहते रहते हम पक्का करेंगे आपको। 2017 में 2019 में भी इन्होंने कहा था कि हम आपको पक्का कर देंगे। एक नोटिस द्वारा इन्होंने पहले निकालने की कोशिश की 2019 में, फिर कहा कि पॉलिसी बना देंगे, चलो चलने दो इनको, ऐसे ही प्रॉपर पॉलिसी बना देंगे, जब तक चलने दो। अब 2023 में एक नोटिस जारी किया अरविंद केजरीवाल जी ने 11 अक्टूबर 2023 को कि इनको इनकी सेवाएं अक्टूबर महीने समाप्त कर दी जाएं, सिफारिश की एलजी साहब से, वो लिखित में ऑर्डर है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को हटा दिया गया। पूरी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकगण सभी मौन, सभी के दरवाजे हमने खटखटाए, साहब हमारा समाधान करो, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती थी, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। हम लोग इतने पीड़ित हो गए, इनके प्रोग्राम में जाने लग गए, आप प्रोग्राम में जवाब दो हमारा। केजरीवाल साहब का हमने किराड़ी में जाके मतलब प्रोग्राम देखा और उनसे सवाल जवाब किए कि सर आप हमारे मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं बस मार्शल के। तब उन्होंने आपत्ति भरी टिप्पणी की हमसे, ये बोला ये बीजेपी के गुंडे हैं। अच्छा। कि ये उसके समर्थक हैं, तो आप हमें किसके समर्थक बताओगे, किसके गुंडे बताओगे? क्या हमारा कोई आज तक कोई किसी पार्टी के ना समर्थक रहे, ना हम कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के, आज तक का रिकॉर्ड है हमारा। हमने पूरी सेवा जो की है वो पूरी निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से की है। दिल्ली सरकार ने जैसे काम करवाया वैसे हमने किया, लेकिन इनको अब क्या लग गया, आम आदमी पार्टी को लगा कि जब हमारी लोकसभा में सीटें सातों की सातें पूरी दिल्ली में साफ हो गई, तो उन्हें लगा कि हमारा जो वोट बैंक जो बस मार्शलों द्वारा जो भी था, जो इन्हें लगा होगा कि हमारा वोट बैंक निकल गया, ये हमारे हाथ से निकल गया, तो इन्हें बौखलाहट मची, क्या विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है को इनका काम करवाओ। तो आप पहले कहाँ सो रहे थे और अब काम क्यों नहीं करवा रहे हो? उनके पैरों में जाके पड़ रहे हो। जब विधायक दल, बीजेपी का विधायक दल पूरा का पूरा मीटिंग करके समाधान करवाना चाहता है, तो आप पैरों में पड़ रहे हो। ये क्या दिखा रहे हो पब्लिक को? पूरी दिल्ली की देश की जनता देख रही है। कहीं ना कहीं जैसा कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये इसको इस एंगल से दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि बीजेपी एक अपना काम करने गई थी, पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके द्वारा इसमें कुछ रंजिश करके काम में बाधा डाली गई है। होता हुआ काम, मतलब काम तो हो रहा था और उसमें होना कुछ नहीं है। पूरा प्रशासनिक कार्रवाई होनी है, जो कि अधूरी कार्रवाई थी। तो विजेंद्र गुप्ता जी ने हमने मीटिंग की थी उनके ऑफिस में जाके, तो उन्होंने कहा था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी अलग फाइल लेके जाएंगे और हम काम करवा देंगे। वो गए थे फाइल लेके, उन्होंने जैसा बोला वो वैसा। मुख्यमंत्री जी थी वहाँ, मंत्री जी थे, विधायकगण थे, कई मंत्री थे वहाँ दिल्ली सचिवालय में। तो मतलब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, यही तुम्हारा 1 साल से चलता रहा है अभी तक। तो कभी मुद्दे का समाधान भी निकालो। इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है दोनों पार्टियों से, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, जल्द से जल्द हमारा समाधान निकालें। 10,792 परिवार, इनकी तादाद जो लाखों में है। अगर आपने जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर समाधान नहीं निकाला तो समझो कि आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ोगे, बिल्कुल नहीं लड़ोगे। ये चेतावनी के साथ कहते हैं हम 10,792 परिवारों की तरफ से। कोविड का जो टाइम था उस दौरान आप लोगों ने नौकरी की थी? जी सर, बिल्कुल करी थी हमने नौकरी। सिलेंडर्स जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो मंगवाए गए थे आप लोग? जी सर, हम सिलेंडर भी। उस टाइम आप लोग की जान को खतरा भी था? सर बहुत ज़्यादा खतरा था हमारी जानों को। हमने तो यहाँ तक, उस टाइम आप बीजेपी के द्वारा पाले हुए कोई गुंडे थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उस टाइम तो आप लोग सेवा दे रहे थे, पर जब आज आप लोग बेरोजगार हो गए हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके द्वारा ऐसी बातें क्यों कही गई? देखो सर, ये सब तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं हमारे लोगों के साथ, जो हमारे पे बीत रही है। ये शायद ये लोग नहीं जानते हैं कि हम किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं। अगर शायद इनके ऊपर बीतती तो उन्हें शायद पता चलता। आज हमारे घर में
सुबह को ये होश नहीं रहता है कि कल को चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा। हमारे बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए गए हैं, बच्चे घर पे बैठे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकते। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारे पर लोन चल रहा है, गाड़ी की किस्तें चल रही हैं, मकान मालिक किराया मांग रहा है। सर हम ये सब कहाँ से करेंगे? हम तो हाथ जोड़ के एक ही गुहार लगाते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि सर आप राजनीति बाद में करिए, पहले इन गरीबों का पेट देखिए और इनका भविष्य देखिए। जी, आप भी मार्शल्स में थे? जी, आपकी उम्र क्या है? हमारी 47 करीब है। 47 उम्र है। अब आपको नौकरी से बेरोज़गार कर दिया गया, निकाल दिया गया है। अगर ऐसे में अगर आप किसी और कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं तो क्या वो आपको नौकरी पे रख रहे हैं? ऐसा सबको पता है, लमसम चाहे जितने जनप्रतिनिधि हैं या जो संवैधानिक तरीका होता है कि 45 क्या 40 के अबोव में कहीं नौकरी आपको अवॉइड नहीं होती है। आपकी जो पुरानी नौकरी थी उससे कोई पेंशन भी नहीं आ रहा होगा आप लोगों को? उस समय तो हम लोगों को जितनी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिलता था। दिहाड़ी मजदूर एक तरह से कहा जाए कि आप एक दिन वर्किंग में गए तो आपको दिहाड़ी मिली, अगर दूसरे दिन नहीं गए तो नहीं मिलेगी। बसों में जैसे हमारे मार्शल चलते थे, बहुत तरह के होते हैं, जेब कतरे होते हैं, ब्लेड लेके घूमते हैं, लेकिन उन सबों से हमको गुजरना पड़ता है, उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। बिना हथियारों के आप उनका सामना करते थे? करते थे, कोरोना में भी करते थे। लेकिन जो हम लोग कल गए हैं, देखिए एक आम आदमी पार्टी है और एक बीजेपी पार्टी है, ये तो दोनों पार्टी है। एक संवैधानिक पद होता है जो महामहिम जी का होता है। 11 महीने में करीब पहली बार हम लोग मिले हैं, तो हम पूर्ण आशा करते हैं कि संवैधानिक पद महामहिम जी द्वारा जो 1 हफ्ते का समय दिया गया है, तो 1 हफ्ते समय देने के बाद 11,000 परिवारों में दीपावली जगमग होगी। अब ये भावना क्या है वो लोग समझे। अगर 1 हफ्ते के बाद पुनः संवैधानिक पद राजनीतिक दल में चला गया तो 11,000 परिवार क्या करेगा? दिल्ली का भी भविष्य आगे परिवर्तन होगा या दलदल में फंस जाएगा, ये उनको करना है, क्योंकि जनता ही सब कुछ है और जनता के ही जनप्रतिनिधि होते हैं या संवैधानिक पद होते, सब कुछ जनता के लिए होता है। तो मेरा ये निवेदन है, गुजारिश है दोनों पार्टियों से, संवैधानिक पद एलजी महोदय से, कि आपने जो 1 हफ्ते का समय दिया है, दीपावली सर पे है, तो आप ऐसा करिए कि 11,000 परिवार में कितनी संख्या होती है और कितनी इसकी दूरदर्शिता होती है पूरे भारत में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा करें कि इन 11,000 घरों में दीपावली की ज्योति जगमगाए, जिससे पूरी दिल्ली की रोशनी दिवाली में परिवर्तित हो। अभी जो 2024 की जो दिवाली आएगी, जो इन डीटीसी मार्शल्स हैं, जो तमाम ये 10,792 लोग हैं और शायद इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, इनकी जो दिवाली है वो सिर्फ इस पे बची हुई है कि जो 1 हफ्ते बाद एलजी साहब अपना जो भी आगे का वो है वो सुनाएंगे कि क्या होगा अब इनके साथ, उस पे ही अगर इन मामला इनके पक्ष में आता है तो 2024 की दिवाली ये काफ़ी खुशी मनाएंगे। अगर मामला इनके विपक्ष में आता है, अगर इसमें फिर से कुछ राजनीतिक मुद्दा घुसा दिया गया, कोई राजनीतिक मैटर एंगल आ जाता है इसमें, तो क्या करेंगे आप लोग? हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे, जैसे अभी तक कर रहे हैं। 1 साल से हम धरने पे बैठे हैं, वो वैसे करेंगे। और फिर इन दोनों पार्टियों को फिर हम बताएंगे कि दोनों की पार्टियों को हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा घर हमारी दिवाली नहीं मनाने देंगे, तो भाई हम भी इनको सत्ता पे नहीं बैठने देंगे। जैसे भी हो हम भी तांडव मचाएंगे। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 37 साल है। आप करते क्या अभी? मैं पहले बस मार्शल था, लेकिन इस समय मैं चाउमीन का ठेला लगा तो इसी चौक पे। ठीक है, अब हम कैसे अपने बच्चे पालें, कैसे हम रूम रेंट दें? हम भी तो एक रूम रेंट किराएदार ही हैं, और हम 10 महीना 11 महीना 12 महीने से बैठे बैठे परेशान, तो हमने एक ठेला लगाना पड़ा। तो हम यही हाथ जोड़ के सरकारों से यही कह निवेदन करते हैं कि वो हमारी जल्दी रोज़गार दे दें। और एलजी साहब ने हमें कहा कि आपको हम रोज़गार देंगे। हमने बहुत खुशी हुई, हमारे घर में अभी भी खुशियाँ हैं कि एलजी साहब कहें हैं तो हमें देंगे ज़रूर। बस हम इतने कहना चाहते हैं। जी, आपकी उम्र क्या है? 26 साल। आप डीटीसी मार्शल्स के तौर पे कब लगे थे? ये लगे थे 2019 में। 2019 में। तो 22-23 की उम्र में? हाँ, 22-23 साल की उम्र में ये लगे थे। आपका नाम? सैफ अली।
सैफ अली, ये सैफ अली हैं। ये 22-23 साल की उम्र में डीटीसी मार्शल के तौर पे इनकी तैनाती की गई थी बस में। काफ़ी कम उम्र में कह सकते हैं एक युवा थे जिस टाइम में ये डीटीसी में जो तमाम महिलाएं उनकी सुरक्षा किया करते थे, बसों में जो लोग बस से सफ़र किया करते थे, उस दौरान ये बिना किसी हथियार के चाकूबाज, ब्लेड मार ऐसे लोगों से सामना किया करते थे। कोविड के टाइम पे जहां पूरा देश अपने घर के अंदर बंद था, यही वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर आके ऑक्सीजन सिलेंडर, जो तमाम खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये तमाम जनता तक पहुंचाती थी। अगर किसी को कोविड है, कोई एमसीडी में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने घर बैठ चुके थे, पर उस टाइम में भी इनकी ड्यूटी वहाँ भी लगा करती थी। सड़कों पर ये लोग हुआ करते थे कि जनता कैसे ना कैसे कोविड से बची रहे। पर जब आज कोविड चला गया, कोविड का नामो निशान नहीं है, और जब इन लोगों की बात नौकरी पे आई तो इनको नौकरी से ही हटा दिया गया। अभी इनकी उम्र 26 साल है। अभी आप क्या करते हैं? अभी सर बेरोजगार हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे। कोई काम नहीं कर रहे। और घर में पापा भी नहीं रहे। अच्छा। और जो भी देखना था हमें देखना था, इन्होंने रोजगार तो छीन लिया हमारा। जी। अब करे तो करे क्या, ना उम्र रही, ना इधर के रहे, ना हम लोग उधर के रहे। जी। 26 साल की उम्र है इनकी। अगर ये 22-23 साल में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते या कुछ इन्होंने ऐसी स्किल्स सीखी होती तो शायद आज ये किसी नौकरी पर भी होते। पर इन्होंने 22-23 साल की उम्र में मार्शल्स में तैनाती की, देश की सेवा की, पर उसके बदले इन्हें क्या मिला? इनको नौकरी से ही बेरोज़गार कर दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, ये कहीं पे नौकरी के लिए जाते भी हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो इनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता हो। अभी तक आप गए कहीं इंटरव्यू देने? सर एक्सपीरियंस मांगा जाता है और प्लस कहीं नौकरी नहीं मिलती। और 10,000-15,000 में क्या हो रहा आज के ज़माने में, ये बताइए आप। जी। ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, 10,000-15,000 की नौकरी में कुछ होने वाला तो है नहीं। जी। और जो भी है, और ये जो रोजगार था इन्होंने छीन ही लिया है। जी। तो अब करें तो करे क्या, इस टाइम खाली बैठे हुए हैं। रोजगार के लिए जाओ तो वही कहते हैं इंटरव्यू दो। इंटरव्यू में क्या मांगते हैं? 10,000-12,000 की नौकरी देते हैं, प्लस में कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस है नहीं। जी। तो करें क्या? जो डीटीसी मार्शल्स का आपको कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी आई कार्ड वगैरह दिखाया होगा जब आपने जॉब की, कोई वैल्यू नहीं है उसकी? ऐसे जो हमें आई कार्ड मिलता है और एक हमें एक सी फॉर्म मिलता है जब सिविल डिफेंस में कोई भर्ती होता है, प्रॉपर तरीके से एक उसकी भी प्रक्रिया होती है। इसमें एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सारी चीज़ें होती है। कोई ये अनलीगल तरीके से भर्ती नहीं हो रखे, ठीक है ना। तो जो भी रूल है उसको फॉलो करके हम भर्ती हो रखे हैं। तो इस जो हमारे सिविल डिफेंस का जो भी कुछ आई कार्ड है, इसमें तो इससे कहीं दिखाते इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक्सपीरियंस कि आजकल हमारे साथी कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ मांगा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। हम बताते हैं कि हम बस मार्शल थे, तो कहते हैं हमारे यहाँ तो बस मार्शल कोई काम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो आईटी विभाग है, सुपरवाइज़र है, बहुत से अलग अलग काम होते हैं, तो उसकी तो हमें नॉलेज ही नहीं है। हमारा जो गोल्डन पीरियड टाइम था, जो 10 साल 12 साल जो सभी नौजवान लोग थे जो उस टाइम ये भर्ती हुए थे बस मार्शल में, उस टाइम इनकी उम्र 20 से 22 साल थी। जब उस टाइम लोग बस समय था कुछ तैयारी करने का, कुछ कोर्स करने का था, या कुछ अपना हुनर हाथ में सीख लिया होता तो आज चीज़ वो काम आता है। लेकिन हमने सोचा क्या, सरकार ने हमें रोज़गार दे दिया है, हमारा घर परिवार खुशी खुशी चल रहा है, तो हम इसकी ज़रूरत नहीं। हम इस पर पूरा हमारा परिवार का पूरा खर्चा, पालन पोषण सब कुछ इस नौकरी पे निर्भर था। तो इसलिए हम ना कहीं दूसरी जगह हाथ पर मारने का सोचा ही नहीं। तो एकदम से सरकार के द्वारा एक गलत फैसले से 11,000 ये सिविल डिफेंस जो बस मार्शल थे, ये 11,000 परिवार है, हर परिवार है कम से कम 5-5 लोग होते हैं। और आज इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो अभी तक इस 11 महीने के अंदर जान गंवा चुके हैं धरने पे। कुछ डिप्रेशन में जाकर किसी हार्ट अटैक, लोग बस 3-3, 4-4, 5 लाख का कर्जा हो चुका 4 साल में। आदमी 11 साल अपने घर परिवार कोई हमारे में 100 में से 70% लोग रेंट पे रहते हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली का रेंट आपको पता है, आदमी आजकल एक रूम का सेट भी लेता है तो 5,000 से कम का नहीं मिलता है। जो मकान मालिक है वो 1 से 2 महीने 3 महीने वेट करे, उसका तो वो भी वो भाई खाली कर। कई साथी हमारे मुकेश पाल है, 11 महीने में 3 बार रूम खाली करना पड़ गया, क्योंकि मैं किराया नहीं था इनको देने के लिए। ना इनकी हैसियत इतनी, हमारी किसी में की नहीं है। जब रोज़गार नहीं तो कहाँ से होगा, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत से साथी है। अभी हमारे साथी एक अशोक गुप्ता जी थे, वो जोमेटो में काम करते थे, अभी बाईपास से उनका एक्सीडेंट हो गया। पिछले 6 दिन से वो आईसीयू में भर्ती, तक होश नहीं है। डॉक्टर ने कुछ फाइनल जवाब नहीं दे रहे सही जीवित बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। ऐसी बहुत कहानी है। हमारे एक साथी थे भरत नागपाल, ऑन ड्यूटी की बात करूँ, उस टाइम ड्यूटी चल रही थी,
बुरा नथुपुरा में वो बस को बैक करा रहे थे, बैक कराते उनके ऊपर पैर पे बस चढ़ गया। इतना बुरा हुआ उनके पैरों को 3 बार काटा गया, 3 जगह से। और उसके बाद हमने सरकार से गुहार लगा इसे कुछ मदद किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। डिपो मैनेजर कहता है क्या आपकी गलती, आपने बस बैक क्यों कराई? भाई हमारी ड्यूटी थी, उस हम खड़े है तो वो कौन कराएगा? वो ऑन ड्यूटी उनके साथ ये हादसा हुआ था। ऑन ड्यूटी हादसा हुआ, उसके कुछ नहीं, हमारा कोई मेडिकल नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई ESI नहीं, कोई किसी तरह कोई सुविधा नहीं। बस हमें एक डेली भत्ता दिया जाता था, उस पर हमारा पूरे परिवार का पालन पोषण किया करते थे, जो आज वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इस मुद्दे पे भाई साहब ने कहा ESI PF कुछ नहीं था। इस मुद्दे पे हमने चर्चा विस्तार से की। कल उपराज्यपाल महामहिम से बैठ के उन्होंने कहा आपसे वो काम करवाया जो आपके हित में नहीं था, आपने कर्मचारी का काम किया है और आते आप एक आपदा के अंडर में हो, विषम परिस्थितियों में आपका यूज़ किया जा सकता है। तो हमने कहा सर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, अगर सरकार ही गलत करेगी तो हम जाएंगे कहाँ? तो उन्होंने कहा आप सिर्फ हमें 1 हफ्ते का समय दो, 1 हफ्ते में आपका समाधान कुछ भी हो, जो भी समाधान है हम तुरंत करके आपको देंगे और रोज़गार तुम्हें मिलेगा। आप गलत नहीं हो, सरकार गलत है। LG साहब की तरफ से आश्वासन दिया गया आपको? पूरा आश्वासन दिया गया और हमें पूरी उम्मीद है महामहिम उपराज्यपाल जी से कि वह हमारा समाधान तुरंत करेंगे। अब हमारी जो दीपावली पिछली बार काली गई है, अब की बार उजाले में मनेगी, इतना हमें पूरा विश्वास है उपराज्यपाल महामहिम। अगर सरकार कहती है से हम आपदा के अंदर आते हैं और ये 1968 का एक्ट लगा हुआ हमारे पर, तो एक्ट ये चीज़ सिर्फ दिल्ली के अंदर तो नहीं, ऑल ओवर इंडिया बेस पे एक्ट है। तो ये बेरोजगारी दिल्ली के अंदर ही क्यों हुई? एक्ट तो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे 1968 करते, दिल्ली के अंदर बेरोजगारी क्यों हुई? ये तो सरकार को लगाने से पहले सोचना चाहिए था, हम इस एक्ट के अंदर कुछ संशोधन करें, उसके बाद इन्हें लगाया जाए। आज वो कहते हैं एक्ट का हवाला देते हैं, इस एक्ट में आपको परमानेंट ड्यूटी नहीं दे सकते, तो आप ये आपको हटाना है तो शुरू में हटा देते, कोई संशोधन नहीं किया गया था। कोई संशोधन शुरू में हटा देते हैं। अब जो कोई ये सारी बातें हो गई, अब हमारी एक जो कल मुलाकात हुई है दिल्ली के गवर्नर साहब से, विनय सक्सेना जी से, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा समाधान निकालेंगे और आप लोगों को एक पक्की नौकरी देंगे पूरी मूल सुविधाओं के साथ। तो हम 1 हफ्ते का इंतज़ार करेंगे, जाकि जो हमारी पिछली दिवाली जो काली गई है, ये दिवाली हमारी काली नहीं है। दिवाली के साथ बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, अभी मिथिला प्रमांचलों का छठ पूजा आने वाली है, और आपके अभी महिलाओं के कड़वा चौथ, बहुत से व्रत आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हमारा जो भी त्यौहार फेस्टिवल सभी खुशी से मनाएं, और उपराज्यपाल से हाथ जोड़ के विनती है कि जो आपने टाइम दिया है उस टाइम पे आप खड़े उतरे और हम सभी 11,000 वर्ष मार्शलों के साथ न्याय हो। सर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक विषय रखा अभी भाई ने कि जो अन्य डिपार्टमेंट के लोग थे उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उपराज्यपाल महामहिम ने जो बस मार्शल की भर्ती प्रक्रिया है उसको लेके उन्होंने टिप्पणी की कि ये अवैध है, बिल्कुल अवैध तरीके से हुई है, कि जो काम आपके अंतर्गत नहीं आता था वो काम आपसे करवाया गया आम जनता के बीच में। क्योंकि अदर डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, DC ऑफिस में फाइल ले जाने का, उधर से उधर वही होता है, उठाने बैठाने का। वो आम जनता नहीं बोल सकते आप उसको। हम लोग क्या है, आम जनता के बीच में बसों में जो आम जनता सफ़र करती है उसमें मतलब जेब कतरे भी होते हैं, चोर भी मतलब बदमाश, हर प्रकार का आदमी आता है, छेड़छाड़ करने वाले लोग, उनका सामना किया है हमने। मैंने खुद दीपाली चौक पे एक बच्चा चोरी होने से बचाया, जिसकी FIR करवाई थी मैंने दीपाली चौक पीतमपुरा 2022 में जून में। तो एक दिन बाद वो बच्चा दिया, मंगोलपुरी साइड का निकला वो बच्चा। तो इस तरह की घटनाएं हमने बहुत सारी रोकी हैं और जेब कतरे बहुत पकड़े हैं, बहुत पुलिस केस करवाए हैं जेब कतरों के ऊपर। 10-10 हज़ार रुपये का पॉकेट मनी उन्होंने काटी है। वजीराबाद थाने में हमने कई केस का, उधर खानपुर संगम बिहार साइड, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी रहती थी पूरी दिल्ली में कहीं भी रूट पे चले जाते हैं हम। 8 से 10 साल हमारा ऐसा अमूल्य समय नष्ट हुआ है, ये ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब सरकार से हमने ये गुहार लगाई है
उपराज्यपाल महोदय से हमने गुहार लगाई है कि आप ही हमारा जीवन जो है वो बचा सकते हैं 10,792 परिवारों का, और आपसे हमें बहुत उम्मीद है, इसलिए आप जल्द से जल्द समाधान करें। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो कल 5 अक्टूबर को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला सिविल लाइंस पर, क्या उसमें डीटीसी मार्शल्स के लोग भी मौजूद थे? सर उसमें क्या है, बस मार्शल एक आदि व्यक्ति हो सकता है, बाकी 2-4 व्यक्ति ऐसे थे वो ऑफिस से संबंधित हैं, कार्यकर्ता। हाँ कार्यकर्ता के रूप में हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं उनको, वो जो बता सकते हैं, जैसे कि कोई ना कोई, जैसे मैंने बताया इतनी बड़ी संख्या है हमारी, इसमें 10 सदस्य बड़ी बात नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य जुड़े हुए हैं और 10 सदस्य बीजेपी के जुड़े हुए हैं, 10 सदस्य कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, हो सकते हैं समर्थक भी हो सकते हैं, वो तो हो सकता है ऐसे लोग होंगे वही, और वहाँ एलजी हाउस पे धरना प्रदर्शन किए जाके उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये उपराज्यपाल जी ने हमें आश्वासन पूरा दिया है 1 हफ्ते का, तो हम 1 हफ्ते तक उनका इंतजार कर रहे हैं और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 10,792 परिवार कि हमारे साथ न्याय होगा। अभी पूरी उम्मीद है एलजी साहब पे कि वो जो भी फैसला सुनाएंगे वो आपके हित में सुनाएंगे, और अभी जो इन लोगों की गुजारिश है वो यही है कि इसमें अब और कोई राजनीतिक मुद्दा ना किया जाए, राजनीतिक एंगल से इसे ना देखा जाए, क्योंकि जो तमाम लोग हैं इनको फ़िलहाल अभी नौकरी से निकाल दिया गया है, पर इनके जो घर वाले हैं, इनके बच्चे हैं, वो बिना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल से उनको निकाल दिया जा रहा है। सारे जो तमाम लोग हैं इनका कोई अपना मकान नहीं है दिल्ली के अंदर, ये सभी लोग किराए पे रहते हैं, इन्हें किराए के घरों से निकाल दिया जाता है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 हफ्ते बाद इनके हित में क्या फैसला आता है। इस खबर पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।